आंबेडकरवादी मिशन हे माऱ्याच्या आणि मोक्याच्या जागा हाती घ्या, हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदेश हा प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्यासाठी काम करतंय. आणि आज आंबेडकरवादी मिशनचे जवळपास 200 IAS, IPS, IFS, IRS हे देशामध्ये कार्यरत आहेत. बाबासाहेबांची चळवळ हे काय स्ट्रीट वॉर नाही किंवा स्टेज वॉर नाही, फक्त भाषण द्या किंवा अगदी म्हणजे स्ट्रीट वॉर रस्त्यावरची लढाई नाही, तर तो ब्रेन वॉर आहे. आणि मला वाटतं की ब्रेनचं कल्टिवेशन करण्यासाठी, कल्टिवेशन ऑफ माइंडसाठी संस्थात्मक काम जे असेल तर ते आवश्यक आहे. और बुद्ध विहार या बुद्धिज्म बनने के लिए संस्कार केंद्र का होना जरूरी है। मेरा मानना है 4 दीवारें और बाबा साहब की और बुद्धा की मूर्ति रखने से बुद्ध विहार नहीं होता है। जब तक वहां पे संस्कार नहीं मिलेंगे, बुद्ध के संस्कार नहीं मिलेंगे, तब तक हम उन्हें बुद्ध विहार नहीं कह सकते। मैंने जो नोटिस किया मूवमेंट में कि हमारा जो ट्रेडिशन है स्टार्टिंग फ्रॉम मास्टर बुद्धा टू मान्यवर कांसीराम साहब, इट्स ऑल बेस्ड ऑन लाइक विजडम। आप अगर उनका मूवमेंट देखें तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज को लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मास्टर बुद्धा से मान्यवर कांसीराम साहब तक। आंबेडकरवादी मिशन या ठिकाणी मध्यंतरी आमच्या ह्या सरांनी खूप चांगलं वक्तव्य या ठिकाणी केलं की एखादा 2 अधिकारी होणं, एखादा 2 विदेशामध्ये मुलगा जाणं, याला आपण आपलं यश जे असेल तर ते मानून फार आनंदोत्सव जो असेल तर तो साजरा करणं, यापेक्षा जे असेल तर ते आपण हे जे काही 1-1, 2-2 म्हणजे हे एक थेंब थेंब तळे साचे असं जे म्हणतो आपण, तर त्या पद्धतीनं म्हणजे विविध संघटना या ठिकाणी 5-10 संघटना काम करतायत. राजस्थानहून मीडिया क्षेत्रामधून काम म्हणजे करणारे आमचे बांधव या ठिकाणी आलेले आहेत. अगदी वेगवेगळ्या क्षेत्रात, कुणी ST आदिवासी समाजासाठी शैक्षणिक उन्नतीचं काम करतं, कुणी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये करतं, कुणी विद्यार्थी फॉरेनमध्ये पाठवण्यासाठी प्रयत्न करतं. आंबेडकरवादी मिशन हे माऱ्याच्या आणि मोक्याच्या जागा हाती घ्या, हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदेश हा प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्यासाठी काम करतंय. आणि आज आंबेडकरवादी मिशनचे जवळपास 200 IAS, IPS, IFS, IRS हे देशामध्ये कार्यरत आहेत. मला वाटतं कि आज राजस्थानहून आमचे बंधु आले, हमारे बच्चे राजस्थान में भी IAS, IPS है और राजस्थान से भी बच्चे नांदेड़ में पढ़ने के लिए जो तो वो आते हैं. तो ये यानी ही जी असेल तर ती एक महत्वाची बाब मला वाटतं की या ठिकाणी भंडाऱ्यामध्ये म्हणजे या ठिकाणी भंडाऱ्यामध्ये पोलीस क्राईम मध्ये आमचे पोलीस अधिकारी आहेत, गोंदियामध्ये अधिकारी आहेत पोलीस अधिकारी, चंद्रपूर बाजूला आहे तुमचं, चंद्रपूरहून 2 IAS अधिकारी जे असेल तर ते आंबेडकरवादी मिशननं दिलेले आहेत. आणि आज महाराष्ट्राच्या 35 जिल्ह्यामध्ये जवळपास 12 पेक्षा जास्त जिल्ह्यामध्ये मिशन केंद्राचे IAS, IPS, DYSP, डेप्युटी कलेक्टर, तहसीलदार मुलं हे कार्यरत आहेत. भंडाऱ्यामध्ये डेप्युटी कलेक्टर होता तो आता सध्या बीड जिल्ह्यामध्ये त्याची म्हणजे 2-3 महिन्यापूर्वी ट्रान्सफर झालेली आहे. म्हणजे आज जवळपास 1/3 महाराष्ट्रामध्ये आज आंबेडकरवादी मिशन हे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हली रूल करतं असं म्हणायला काय हरकत नाही. आणि हे जे 15 वर्षाचं सातत्यपूर्वक जे काही काम आहे, तर हे काम हे म्हणजे एक छोटंसं काम म्हणजे कारण का ते एक छोटंसं काम जे आहे, कारण बऱ्याच वेळेस या ठिकाणी म्हणजे माझंच खरं आणि मी फक्त म्हणजे योग्य काम बाबासाहेबच करतोय आणि समोरचा करतोय ते चूक करतोय अशी एक म्हणण्याची आपली थोडीशी धारणा असते. तर मला वाटतं की काम कसं करावं तर हे साविकाकडून आपण शिकलं पाहिजे. कारण काय तर साविका त्याच्यासाठी मला वाटतं की ही सगळी जी काही मंडळी काम करते, तर आज या ठिकाणी 10-15 ऑर्गनायझेशनला त्यांनी एका प्लॅटफॉर्मवर आणलेलं आणि 10-15 ऑर्गनायझेशनला एका ठिकाणी का आणून म्हणजे मी जे काम करतोय ते तर योग्य आहे, पण तुम्ही काम करता ते योग्य आहे आणि जे काम करतात त्याच्यासाठी पाठबळ जे असेल तर ते देण्याचं काम. कारण बऱ्याच वेळेस एक संस्था ही दुसऱ्या संस्थेला पाठबळ देत नाही. कारण काय तर मी खरं आणि माझंच खरं आपल्यासाठीच रिसोर्स मोबिलाईज करण्यामध्ये म्हणजे सगळ्या संस्था ह्या म्हणजे परेशान असतात. आमचे गोपनारायण सर म्हणतात व्हिटॅमिन एम जे असेल तर ते फॅक्टर फार महत्वाचं आहे आणि व्हिटॅमिन एम पुरवण्याचं एक महत्वाचं जे काही काम असेल तर ते साविकेच्या प्लॅटफॉर्मवर केलं जातं. तर साविका सारखं मला वाटतं की
थेंबे थेंबे तळसाचे आज 15 संघटनांना आणि प्रत्येक वेळेस प्रत्येक विविध संघटना ह्या या ठिकाणी जोडलेलं आपण पाहतो. त्यामुळे मला वाटतं की अशा संघटना जर आपण ह्या सगळ्या जोडलो तर मला वाटतं की मुख्य प्रवाह जो पाहिजे आंबेडकरवादी जी काही चळवळ पाहिजे, ज्या चळवळीमधून आम्हाला शासन करता व्हायचं, ज्या चळवळीमधून आम्हाला ही व्यवस्था बदलायची, ज्या चळवळीमधून आम्हाला सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करायची, ज्या चळवळीमधून आम्हाला आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करायची, इकॉनॉमिक डेमोक्रेसी आणि सोशल डेमोक्रेसी ही बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी प्रस्थापित करायची, तर त्या दिशेनं मला वाटतं की आपण सगळे मिळून जे असेल तर ते म्हणजे सगळ्यांनी, कारण काय तर म्हणजे मीच खरा असं म्हणण्यापेक्षा आपण सगळे खरे म्हणून एकत्रित येऊन जर मला वाटतं आपण पुढाकार घेतला तर नक्कीच जे असेल तर ते आपणाला म्हणजे पुढे जाता येणार आहे. आणि याच्यासाठी म्हणून या ठिकाणी हा जो काही प्रयत्न असेल साविकाचा तर तो स्तुत्य आहे. म्हणून दरवर्षी अगदी अगत्यानं साविकाचं जोंधळे साहेबांच्या माध्यमातून, गडेराव साहेब आमचे संजय गडेराव जी आहेत किंवा आमचे गोपनारायण साहेब आहेत यांच्या माध्यमातून जसे आमंत्रण येतं तर अगदी तिथं आवर्जून उपस्थित राहण्याचा प्रयत्न मी गेल्या 7-8-9 वर्षापासून म्हणजे करत आहे. तर नांदेडमध्ये मी माझी 2006ला तहसीलदारकी सोडून आता कदाचित मी IAS राहिलो असतो किंवा ॲडिशनल कलेक्टर राहिलो असतो तर 2006ला मी माझ्या पदाला सोडून नांदेडमध्ये एक मिनी युनिव्हर्सिटी सारखं, कारण काय तर 15 वर्षापूर्वी समाजाच्या सहकार्यानं एक मिनी युनिव्हर्सिटी जी असेल तर ती उभं करण्याचा प्रयत्न हा नांदेडमध्ये स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात केला. त्या ठिकाणी 300 विद्यार्थ्यांचं निवासी जे काही व्यवस्था असेल तर 300 विद्यार्थ्यांची निवासी व्यवस्था ही त्या ठिकाणी म्हणजे जी असेल तर ती करण्यात आलेली आहे. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील जे काही मुलं असतील, आताच मी जसं म्हणालो म्हणजे राजस्थानची मुलं आहेत, अगदी म्हणजे छत्तीसगडची मुलं असतील, तर तेलंगणाची मुलं असतील, तर अनेक भागातली जी काही मुलं असतील तर हे मुलं हे त्या ठिकाणी येऊन स्पर्धा परीक्षेची जी काही तयारी असेल तर ती तयारी ही करतात. महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे अनेक जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये असा एकही जिल्हा नाही तिथे आंबेडकरवादी मिशनचा अधिकारी जो आहे तर तो नाही. म्हणजे मी महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही म्हणजे दिशेनं जर गेलो तर त्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आंबेडकरवादी मिशनचा अधिकारी जो असेल तर तो आहे. म्हणजे 500 पेक्षा जास्त अधिकारी आणि 200 पेक्षा जास्त जे असेल तर ते सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये, 22 पेक्षा जास्त राज्यामध्ये आंबेडकरवादी मिशनचे जे काही अधिकारी असतील तर ते अधिकारी आज 15 वर्षामध्ये कार्यरत आहेत. आणि याच्यासाठी समाजाच्या सहकार्यानं आम्ही हे जे नांदेडमध्ये केंद्र उभं केलं आणि समाजाच्या सहकार्यावर चालवतोय. म्हणजे 2 दशक 20 ते 25 वर्षापासून हे केंद्र सातत्यानं सुरू आहे. जोंधळे साहेब हे नांदेडचेच आहेत, आमचे चांगले सहकारी आहेत. तर जोंधळे साहेबांना माहित आहे, साविकाच्या पूर्ण टीमला माहित आहे, कारण का तर ही सगळी मंडळी ही 2023 मध्ये नांदेडमधील ह्या सेंटरला त्यांनी भेट दिलेली आहे. तर बाबासाहेब आंबेडकरांचा माऱ्याच्या आणि मोक्याच्या जागा हाती घ्या हा जो काही संदेश आहे तर हा संदेश प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्यासाठी म्हणून हे संस्थात्मक काम जे आहे, कारण काय तर समाजामध्ये संस्थात्मक कामं उठलं की आपलं मोर्चा काढा आणि जे असेल तर ते भाषणं द्या, हे 2 कामं हे फार आपण चांगल्या पद्धतीने करतो. कारण बाबासाहेबांची चळवळ हे काय स्ट्रीट वॉर नाही किंवा स्टेज वॉर नाही, फक्त भाषणं द्या किंवा अगदी म्हणजे स्ट्रीट वॉर रस्त्यावरची लढाई नाही, तर तो ब्रेन वॉर आहे. आणि मला वाटतं की ब्रेनचं कल्टिवेशन करण्यासाठी, कल्टिवेशन ऑफ माइंडसाठी संस्थात्मक काम जे असेल तर ते आवश्यक आहे. पण आमच्या मित्रांनी बोलल्यासारखं फक्त आपल्या चळवळी फक्त NGO पुरत्या मर्यादित न राहता त्या मेन स्ट्रीम मुवमेंट जे असेल तर त्या कशा बनल्या जातील याच्यासाठी मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी कलेक्टिव्हली जो काही प्रयत्न असेल, जो प्रयत्न मान्यवर कांशीरामजीने केला होता तर तशा पद्धतीचे जे काही प्रयत्न असतील तर ते प्रयत्न हे बाबासाहेबांच्या नंतर आपल्याला करणं जे असेल तर ते अगत्याचं आहे. म्हणून अशा ह्या कार्यक्रमाचं अत्यंतिक महत्व आहे. कारण सगळ्यांना जोडणारे जे काही म्हणजे जे काही काम असेल तर ते काम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जे असेल तर ते करण्यात येत आहे. त्याबद्दल साविकाचं मला वाटतं की सगळ्यांनी टाळ्या वाजून कौतुक केलं पाहिजे. कारण साविकाचं हे जे काही काम असेल तर ते काम हे खरंच म्हणजे स्तुत्य आहे. या ठिकाणी मला म्हणजे आवर्जून आपणाला सगळ्यांना म्हणजे सांगावायचं आहे की नांदेडमध्ये कारण UPSCची तयारी असेल आणि बाकीसाठी प्रचंड जो काही खर्च असेल तर तो खर्च आहे. त्यामुळं नांदेडमध्ये दिल्लीचे जो नेक्स्ट IAS आहे, ज्याचे पहिल्या 10 मध्ये ज्याचे 8 विद्यार्थी, पहिल्या 20 मध्ये 17 आणि पहिल्या 100 मध्ये ज्याचे 65 पेक्षा जास्त विद्यार्थी,
आणि 550 विद्यार्थी म्हणजे जवळपास 60% IAS IPS अधिकारी ज्या संस्थेमधून बाहेर पडतात दिल्लीमधून, ज्याची ऑनलाईन फीस 3 लाख रुपये आहे, तर तीच बॅच नांदेडमध्ये निशुल्क विद्यार्थ्यांसाठी आंबेडकरवादी मिशननं उपलब्ध करून दिली. म्हणजे 2 कोटी रुपयाची बॅच जी असेल, म्हणजे प्रतिवर्षी 2 कोटी रुपयाची बॅच ही नांदेडमध्ये आम्ही निशुल्क उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यामुळे इथं जे काही तरुण मुलं दिसत आहेत मला, कारण काय तर विशेषतः भंडाऱ्यामधले जे काही तरुण मुलं इथं जमा झालेले आहेत, तर त्यासाठीच मी म्हणालो की बाकी चळवळी आणि बाकीच्या संदर्भात आपण सगळे बोललात, पण या तरुण पोरांसाठी मला वाटतं की थोडं बोलण्याचा प्रयत्न मी करेल, कारण त्यांना आवर्जून या ठिकाणी संयोजकांनी बोलवलं. तर जी ऑनलाईन तुम्ही आता गुगल करा, म्हणजे आता जरी तुम्ही गुगल केलं, नेक्स्ट IASची GS ची बॅच 2 लाख रुपयाला आहे आणि दिल्लीमध्ये राहणं आणि बाकी हे सगळं 5-7 लाख रुपयाच्या घरामध्ये जातं. तर तीच बॅच नांदेडमध्ये तुम्हाला, तीच ऑनलाईन बॅच ही निशुल्क तुमच्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आणि अत्यंतिक नाममात्र हॉस्टेल किंवा बाकीच्या याच्यामध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह, मुलांसाठी 300 मुलांची निवासाची व्यवस्था करून नांदेडमध्ये ते प्रशिक्षण जे असेल तर ते विद्यार्थ्यांना देण्यात येतं. MPC साठी ऑफलाईन क्लासेस आणि UPC साठी इंग्रजी माध्यमातून ऑनलाईन क्लासेसची जी काही व्यवस्था असेल तर ही व्यवस्था करून म्हणजे त्या ठिकाणी जे असेल तर ते मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी कल्टिवेट करण्याचं जे काही काम असेल तर ते 2 दशकापासून सुरू आहे. आणि त्या 2 दशकामधून जे काही शेकडो विद्यार्थी हे प्रशासनामध्ये येऊन म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये पे बॅक टू सोसायटी या माध्यमातून जे असेल तर ते समाजाला देणं लागतं. याच्यासाठी म्हणून काम करण्याचा जे काही प्रयत्न असेल तर तो प्रयत्न म्हणजे करतायत. We know of Diksha Bhumi in Nagpur, where Baba Saheb embraced Buddhism. We know of Mukti Bhumi in Yeola, where he declared his intention to renounce Hinduism and embrace Buddhism. We know Chaitya Bhumi in Mumbai, his resting place. But have you ever wondered about Goa? Goa has a deep Buddhist history. A Buddhist monk named Punna, a contemporary of the Buddha himself, is said to have visited modern-day Goa. Buddhist Vihar existed here, and yet for centuries the Dhamma had always been in the background. Our next speaker has asked the question, can we reignite that history in Goa? Dr. Ullas Tandilkar is the first doctor from scheduled caste community in all Goa. He is the founder of Sambodhi Trust Goa and is actively building the Ambedkarite community in the state. He also hosted the 8th Indigenous Doctors Sangha Conclave in Panji in February 2025. Let us welcome Dr. Ullas Tandilkar. तसंच आता निवेदन करायचं सांगितलं की भंते पुन्ना जो नाला सोपारा के व्यापारी थे, उनको खुद तथागत गौतम बुद्धा ने दीक्षा दी। उसके बाद वो गोवा आए और उन्होंने यहाँ पे एक बुद्ध विहार बनाया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला जो रिवोंडा है वहाँ पे बुद्ध विहार, उसके पीछे एक बुद्ध विहार है जो वहाँ पे बनाया। उसके बाद आप तीसरी जो मूर्ति देख सकते हैं जो रिवोंडा केव से, वहाँ पे नैसर्गिक गुफा थी, वहाँ पे एक मूर्ति मिली थी। उसके बाद ये राजा कनिष्क ने वहाँ पे बुद्ध विहार बनाया। उसके पीछे जो है उसे एक जमाने में सिद्धार्थ टेकरी कहा जाता था। और उसके बाद ये मूर्ति है जो पहली 1930 में गोवा में पहली बार मिली। और ये जो है अरवयम केव से और लामगांव केव से, तो ये गोवा का इतिहास है और अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और इसी को उजागर करने के लिए और गोवा की जो बुद्धिज्म में जो बहुत बड़ा योगदान है तथागत गौतम बुद्धा, उसके बाद भंते पुन्ना। ऐसे भी कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्धा खुद 3 बार गोवा आए थे, लेकिन उसके जैसे पुख्ते सबूत नहीं मिल रहे। तो ये बात है कि बुद्धिज्म मूवमेंट इन गोवा क्या है। तो पहली बार गोवा में जो मास कन्वर्शन हुआ वो 1991 में 500 लोगों ने बुद्धिज्म की दीक्षा ली। उसमें से मैं भी था। जब मेरी उम्र सिर्फ मैं तब 10वीं में पढ़ता था, 1991 में 11वीं में पढ़ता था। तो उसके बाद लेकिन गोवा में आज भी संस्कार केंद्र या बुद्ध विहार नहीं है। और बुद्ध विहार या बुद्धिज्म बनने के लिए संस्कार केंद्र का होना जरूरी है। मेरा मानना है 4 दीवारें और बाबा साहब की और बुद्धा की मूर्ति रखने से बुद्ध विहार नहीं होता है। जब तक वहां पे संस्कार नहीं मिलेंगे, बुद्ध के संस्कार नहीं मिलेंगे, तब तक हम उन्हें बुद्ध विहार नहीं कह सकते। और जब तक संस्कार नहीं बनेंगे तब तक हम बुद्धिज्म की ओर नहीं बढ़ेंगे। और बुद्धिज्म क्यों चाहिए अगले स्लाइड में हम बताएंगे। तो अब तक गोवा में बुद्ध विहार नहीं है। तो ये हमारी पहल है कि संबोधि ट्रस्ट गोवा जो
2019 में गठित हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य है कि गोवा में विहार बने, साथ साथ संबोधि संस्कार केंद्र बने और बाकी बहुत सारी यहाँ पे सुविधा होंगी। ये प्रोपोज विहार है जो गोवा में बनेगा। उसके बाद जो गोवा में हमने ये सब मिशन चलाया, लोगों से हमने डोनेशन लिया। उसके बाद बहुत सारे आउटसाइड गोवा में नागपुर है, ये देख सकते हैं नागपुर है। उसके बाद वर्धा है। ये 2020 में जितने भी गोवा में लोग काम करते हैं अलग अलग राज्यों में, तो उनका पहला गेट टुगेदर मैंने पणजी में रखा था, ये 2020 में 6 दिसंबर 2020। उसके बाद ये गुजरात तो फरवरी 2022 में। उसके बाद ठाणे महाराष्ट्र में जहाँ पे मेरा सम्मान हुआ था समाज भूषण पुरस्कार देकर। उसके बाद ये कर्नाटका 2022। उसके बाद ये जितने भी लोग गोवा में घूमने आते हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं अलग अलग दिशा से, अलग अलग राज्यों से। ये है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का ट्रिप। उसके बाद ये दीक्षा भूमि हमेशा हमारा वहाँ पे स्टॉल होता है। ये है चैत्य भूमि, ये चंडीगढ़ और दिल्ली 2022 में। उसके बाद औरंगाबाद, तो ये 2 साल पहले 9 और 10 मार्च को अम्बेडकर मिशनरी कॉन्क्लेव हमने ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे 14 राज्यों के 206 कार्यकर्ता को इनवाइट किया गया था। 2 दिन का ये प्रोग्राम था जो फरवरी में मतलब पणजी के 4 किलोमीटर की दूरी पे ये आयोजन किया गया था। ये सब लोग हैं। उसके बाद ये जून 2024 में ग्वालियर में खुद गया था एमपी में। उसके बाद झांसी में यहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट की थी। उसके बाद ये दिल्ली 2024। इसके बाद ये श्रमण संघ का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद ये नेशनल कॉन्क्लेव अम्बेडकर डॉक्टर्स पिछले साल 16 फरवरी को, ये लखनऊ यूपी में जनवरी 2025, ये लास्ट अगस्त 2025 छत्तीसगढ़ में अलग अलग सिटीज में, और ये महाराष्ट्र 2025। फिर अभी यहाँ पे आते हैं कि वाई गोवा बुद्ध विहार इज इम्पोर्टेंट। आप सभी जानते हैं कि गोवा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। हर कोई गोवा में आना चाहता है, कोई भी हो। तो ये जो है कि ये इसी का हम ये जो एनकेजमेंट करना चाहते हैं कि ये जो गोवा का जो प्रपोज विहार है, तो ये अपने जो लोग हैं जो आते हैं कहीं ना कहीं होटल में रहते हैं, तो हमारे खून पसीने की जो कमाई हम किसी और की जेब में डाल रहे हैं। तो मेरी ये इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि ये अगर विहार बनेगा, ये प्रोजेक्ट बनेगा, तब जो लोग होटल में रहते हैं अपने लोग ये विहार में रहेंगे और नॉमिनल रेट पे, और जो पैसा कहीं बाहर जा रहा है वही पैसा हम अपने समाज के काम आएंगे। जो कदम सर जो काम नांदेड़ में काम करे वही काम हम करना चाहते हैं। जो साविका और अलग अलग जो भी संस्थाएं ये साविका से जुड़ी है आज, वो उसी लाइन में हम काम करना चाहते हैं कि गोवा में, अगर आप तो जानते हैं कि गोवा ऐसे स्टेट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में बहुत ऐसे बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन आज भी हमारे समाज की हालत बहुत खराब है। तो मैं आपको बताऊं कि 1999 में मैं गोवा में पहला बुद्धिस्ट डॉक्टर बना। जब मैं पहला बुद्धिस्ट डॉक्टर बना 1999 में, मेरा सम्मान हुआ। सम्मान होने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा। जैसे सर ने अभी बताया कि 100 साल के बाद ये कोई लड़की या लंदन स्कूल LES में जा रही है, तो इसके पहले कोई क्यों नहीं गया। तो मेरा यही एक्चुअली मेरा दुख था कि मेरे पहले डॉक्टर क्यों नहीं बना। मैंने ऑलमोस्ट 10 दिन इसके ऊपर चिंतन किया। उसके बाद मुझे एक आंसर मिला कि गोवा में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है, और इसीलिए मैंने एक 2.5 घंटे का प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था शिक्षण जागृति अभियान। तो 2002 से मैंने 15 दिन में एक प्रोग्राम लिखा जो 3 घंटे का प्रोग्राम है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, नीड ऑफ एजुकेशन, हाउ टू स्टडी, व्हाई टू स्टडी, स्टडी टेक्निक, ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट, ड्यूटीज ऑफ पेरेंट और करियर गाइडेंस। ये हमने प्रोग्राम बनाया, और शनिवार को हाफ डे और संडे को 2 दिन हम प्रोग्राम करते थे, प्री लंच और पोस्ट लंच। हम अपना खुद डब्बा लेके जाते थे जो टिफिन था, क्योंकि हमारे समाज की हालत बहुत खराब है। अगर हम किसी के घर में जाए तो क्या पता उनके घर में खाने को रहेगा भी नहीं, तो हम चपाती और भाजी लेके जाते थे। कहीं ना कहीं हम लोग रास्ते के शाम में बैठे और चपाती खाते, और उसके बाद हम लोग पोस्ट लंच दूसरा प्रोग्राम लेते। तो हर हफ्ते हम सैटरडे और संडे ऐसे हर हफ्ते में 3 प्रोग्राम लेते रहे। ऐसे हमने 10 साल लगातार काम किया।
मतलब 2004 से जो काम शुरू हुआ, एक्चुअली 2006 ये शिक्षण जागृति अभियान हमने संस्था रजिस्टर की और 2006 तक हमने 10 साल काम किया, लेकिन जो रिजल्ट जो हमने अपेक्षित था रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैं सोचने लगा कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जो अपेक्षित रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद मुझे एक बात ध्यान में आई। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्कूल का। एक स्कूल होता है, स्कूल में वही बिल्डिंग है, वही बच्चे हैं और वही टीचर है जो एक साल उन बच्चों पे काम करते हैं। एक सिलेबस होता है, लेकिन हम क्या करते थे, हम एक हफ्ते इस गांव में, दूसरे हफ्ते दूसरे गांव में, जो लगातार जो कांटेक्ट पीरियड चाहिए वो नहीं रहता था, इसलिए हमें अपेक्षित जो रिजल्ट था नहीं मिल रहा था। तब मेरे ध्यान में आया, जब तक हमारी खुद की जमीन जगह ना हो तब तक हम बच्चों को उस तरह लेवल का नहीं तैयार कर सकते। तब मैंने 2017 में ये निर्णय लिया कि अब हम सिर्फ जो एजुकेशन नहीं तो एजुकेशन और धम्मा, क्योंकि धम्मा का महत्व क्या है, मतलब वाई गोवा बुद्ध विहार इज इम्पोर्टेंट। धम्मा का महत्व क्या है कि मेरा मानना है, हम जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े बाहर के मतलब हवा से या गंदगी से बाहर से मैले होते हैं और हमारे पसीने से अंदर से मैले होते हैं, तो कपड़ों को दोनों तरफ धोना पड़ता है। हम जब स्नान करते हैं हम सिर्फ बाहरी शरीर हमारा मतलब क्लीन करते हैं, अगर अंदर से शरीर क्लीन करना है तो उसके लिए धम्मा के सिवा कोई पर्याय नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और सभी को विनती है कि जो कुछ हो आप इसमें मदद करें। और मैं वापस साविका फैमिली और बाकी सभी लोगों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें आर्थिक भी सहायता लास्ट ईयर की है, तो इसके बाद भी वो हमें मतलब बाकी का कॉपरेशन है और गाइडेंस है करेंगे। और यहाँ पे मुझे अपनी बात रखने के लिए टाइम दिया, इसलिए मैं सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और गोवा की तरफ से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। Nalanda Academy began its journey in 2013 within a modest Buddha Vihar called Samyak Buddha Vihar with just 22 students. Today, Nalanda Academy has trained over 20,000 students who have secured admission to top universities in India. तो आज जो मेरा टॉपिक है वो हम लोग जो कैंपस बना रहे हैं उसकी जर्नी के ऊपर है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि हम लोग अपना एक कैंपस डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे साविका टीम के मेंबर ने बोला कि आप उसकी जर्नी पर बात करें। तो हम लोग पिछले 13 सालों से बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारे वर्धा जो हमारा सेंटर है वहाँ पे पूरे देश के बच्चे आते हैं, 17-18 स्टेट के बच्चे आते हैं, कर्नाटक से लेके अरुणाचल और हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बहुत सारे बच्चे आते हैं। और मैं हर साल 200 बच्चों को लेता हूँ और ये बच्चे 12वीं पास करके आते हैं और ये सारे बच्चे गांव के होते हैं, ग्रामीण भागों के होते हैं, नॉन इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो कई सालों से हम लोग कर रहे हैं काम और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार में एक हॉल है, बस मैं उसी में पढ़ाता था। तो अब ये जो बच्चे आते हैं 17-18 स्टेट के, इनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं, रहने का, खाने का, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च कर सकते हैं, किराए पर रूम नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2019 में हम लोगों ने सोचा कि हमारा अपना एक रेजिडेंशियल कैंपस होना चाहिए। तो पिछले 6 सालों से हम लोग वो काम कर रहे हैं, अपना कैंपस डेवलप कर रहे हैं। उस कैंपस की मैं आपको एक झलक दिखलाना चाहता हूँ। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, क्लासरूम है, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, ये सारा बन रहा है। ये हमारा बुद्ध विहार है, इसका काम अभी चल रहा है, ये 2 महीने में बनके तैयार हो जाएगा।
ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया। ये हमारा डाइनिंग है। हमारा किचन और डाइनिंग पूरा एयर कंडीशन रहेगा। ये हमारा स्टाफ क्वार्टर्स है। ऑलमोस्ट 70% हमारा बन के तैयार हो गया है। अभी नवंबर में हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है और नालंदा पिछले 13 सालों से जो हम चला रहे हैं, वो हम हमारे अपने खून पसीने की कमाई, हमारे समाज, अम्बेडकरी समाज के सहयोग से चला रहे हैं। हमारा ये जो कैंपस बन रहा है, इसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा है। 20-22 करोड़ का प्रोजेक्ट है के देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारा जो अम्बेडकरी समाज है वो नालंदा के विजन को समझता है और बिना मांगे हमें पूरा सहयोग देता है। और मेरा जो कमिटमेंट है वो ये है कि मैं अपने समाज को एक ऐसा संस्थान दूं जो कई जनरेशन तक चले। और हमारे बच्चे, आज नालंदा के पढ़ाए हुए बच्चे 2500 बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में हैं, 100 के करीब बच्चे फॉरेन में हैं, और हमारे सारे बच्चे पे बैक करते हैं। हमारे सारे, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स, इसमें से बहुत सारा पैसा हमारे बच्चों ने दिया है अपने जॉब, अपनी सैलरी से। तो एज अ टीचर मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि तुम कितना भी बड़े बन जाओ, मैं तभी मानूंगा कि मैं अच्छा टीचर हूँ जब तुम पे बैक करोगे, तब मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया है। तो ये जर्नी है हमारी। और अभी ये एक संस्थान है, ऐसे 4 हम और बनाएंगे। एक संस्थान, इसके बाद हम साइंस पर बनाने वाले हैं। हम लोग अभी जमीन ले रहे हैं और एक पूरा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ साइंस पर रहेगा। मैं सिर्फ बेसिक साइंस नहीं सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से बच्चे साइंटिस्ट बन के निकले। तो ये मैं सिंपल एक लैब नहीं खोलना चाहता हूँ, मैं पूरा प्रॉपर एक साइंस का इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। तो अभी हमारे 4 प्रोजेक्ट और हैं। एक तो ये बन गया, ऑलमोस्ट बन गया है। दूसरा साइंस का है। तीसरा मैं स्पोर्ट्स का एक एकेडमी खोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, और आर्ट और कल्चर। तो ये हमारा सपना है कि ये 4 संस्थान हमारे एक साथ खड़े होंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों खड़े होंगे। मैं नहीं कर पाया तो कोई दूसरा आके करेगा, लेकिन ये होके रहेगा। थैंक यू सो मच। जय भीम। Julie Ambedkar comes from a remote village in Kalahandi district, Orissa, a place where accessing higher education for women is still a distant dream. She is one of the first women from her village to complete higher education, earning her BA in Tribal Studies and MA in Political Science and Human Rights. She is also trained at the Nagarjuna Training Institution in Nagpur, renowned for its residential program in Buddhist teachings and social action. After returning to Orissa, she co-founded Ambedkar Phule Pathshala. She also works with Kalinga Mitra Trust, which supports Bahujan students in pursuing higher education while instilling Ambedkarite consciousness among them. And for the past year, she has been an active part of Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches team, a website that makes all of Babasaheb's work freely accessible to us. They say that knowledge is power, but to share that knowledge is to empower. That's exactly what Julie and her team at BOS have been doing. Please join me in welcoming Julie Ambedkar. मैं बाबा साहब के एक कोटेशन जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गोल्डन कोटेशन है, जहाँ पे बाबा साहब ने ये बोलते कि मेन आर मोर्टल सो आर आइडियाज एंड आइडियाज नीड like propagation as much as a tree needs watering. अगर उसके हिसाब से देखें तो ये जो सिविका है उसका अगर आप नाम देखें सामाजिक विचार आणि कार्य एवं कार्य, तो हमें एक प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत होता है। जैसे लोग मरते हैं उसके साथ साथ उनकी विचारधारा भी मर जाती है, तो इसीलिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म होना बहुत एसेंशियल है। तो मैं तहे दिल से सिविका ग्रुप का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं यहाँ आके बात करूँ। Along with that, I have my teacher here, Anup Kumar. It's a great honor to share a stage along with him. Actually, this is the beauty of Ambedkarism,
जहाँ पे आप एक टीचर और स्टूडेंट एक स्टेज में आके अपने बात प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आप एक हिंदू रिडन सोसाइटी में नहीं देख सकते। So thank you so much अनूप कुमार सर for giving me a platform. Actually मेरे लाइफ का यू टर्न नालंदा से शुरू हुआ है, so thank you so much for that. Literally I am not a stage person. मैं ज़्यादा बात नहीं करती स्टेज पे, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का, बट आई ऑलवेज बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी में अगर सबसे डेडली कॉम्बिनेशन मुझे कुछ लगा है तो वो दलित, वुमेन और पोर, ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन मुझे फील होता है। और जब भी मुझे मौका मिलता है, एक कहावत है ना, ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसको डिसमेंटल करने के लिए, इसको किक आउट करने के लिए मुझे जब भी मौका मिलता है, दो आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर, मैं हमेशा माइक लेके खड़ी रहती हूँ ताकि ये आइडियाज को मैं डिसमेंटल कर सकूं। मेरा नाम जूली है, जैसे बता रहे थे, और मैं उड़ीसा से आती हूँ। कल मैं जैसे पहुंची स्टेशन में, जयश्री में मुझे रिसीव करने के लिए गए थे, एंड शी वाज आस्किंग अबाउट द जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, द सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ उड़ीसा। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, कलाहांडी, ये भुखमरी के लिए जाना जाता है। इवन हम जो, मतलब मैं अगर मेरे चाइल्डहुड की बात करूँ तो मेरा फैमिली जो है वो MDM, मिड डे मील्स में सर्वाइव करता था। सो दिस इज द सिचुएशन ओवर देयर। अभी थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस आया है जब यंग जनरेशन आगे आके पढ़ाई शुरू किए हैं। तो वैसे बैकग्राउंड से आना, और मेरे लाइफ में अगर मेरे लाइफ में सबसे बड़ा अगर मैं चेंज, मतलब जो भी ड्रेस्टिक चेंज आया है, अगर उसके बारे में बात करूं, तो व्हेन बाबा साहब एंटर इनटू माय लाइफ, जब बाबा साहब मेरे लाइफ में एंटर किए, तभी आज वो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि मैं वहां से आके यहाँ पे खड़ी हूँ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मैं 10th में थी, तभी पहले बार मैंने बाबा साहब का नाम सुना था, और बहुत बेसिक सा नॉलेज था। मतलब बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, दैट्स ऑल। दो आई वाज रीडिंग इन SC/ST डेवलपमेंट स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पे गवर्नमेंट का, और वहाँ पे 5 साल पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर BR अम्बेडकर करके कोई है, और वो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं। उसके आगे पीछे कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैं एक रूरल मतलब विलेज से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे एवरीडे लाइफ है, वहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाता है। इन सब चीजों को समझ पाना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट व्हेन योर एंटायर लाइक surrounding is completely different than Maharashtra. So that I was like sharing with Jayashree ma'am yesterday कि क्या कंडीशन है उसमें। मैं अपने विलेज के फर्स्ट MA होल्डर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, सो लाइक इट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस तो ये जब मैं बता रही थी, कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार सच में उड़ीसा में कुछ जगह पे अभी भी ऐसा है क्या। सो आई एम जस्ट नॉट नॉर्मलाइजिंग द जो पॉवर्टी है, उसको मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो आपका जो कंफर्ट जोन है उससे मैं थोड़ा बाहर लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ कि महाराष्ट्र के बाहर बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आज भी बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इट्स अ डे ड्रीम, बहुत दूर की बात है, वो एक्सेस नहीं कर पाते हम लोग। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। लाइक 2 साल में अपने 12th कंप्लीट करने के बाद, एज आई मेंशन, आई वॉज मेंटली डाउन, आई वॉज डिस्टर्ब, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस मेरे पास थे उसका कोई भी आंसर नहीं था। I talk with so many people how to come with that, like the trauma, the mental trauma. और कुछ लोगों ने मुझे नागालू का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट किया कि अगर आप वहाँ पे जा सकते हैं तो you should visit there to know about like anti-caste movement. मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, और मेरे लाइफ का पहला मतलब आउट ऑफ स्टेट का जर्नी था। मैं नागपुर आई और 8 महीने का धम्मा सीखे का कोर्स मैंने कंप्लीट किया। देन आई मेट विद अनूप कुमार सर, एज आई मेंशन अर्लियर, और उन्होंने पहली बार मैंने हायर एजुकेशन के बारे में सुना, और आई जॉइन नालंदा एकेडमी, एंड ही टुक ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, लाइक डू। उन्होंने मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और एक स्पेस प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे एकेडमिक ईयर में देयर आर 4 years ऑफ गैप, एकेडमिक गैप। इवन सो आई नेवर लाइक मैं सरेंडर नहीं की उसके साथ और आगे बढ़ी, तो उसके मेरे जो फाउंडेशन बनने में नालंदा के भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो बेसिकली आज मैं जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, आई नो लाइक बाबा साहब अम्बेडकर डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, आई नो दैट, बट यहाँ पे खड़े होकर महाराष्ट्र जैसे जगह पे मैं बाबा साहब के बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी दैट कल्चरल कैपिटल। इट इज लाइक ये हम ही हैं जो लोग उड़ीसा से आते हैं महाराष्ट्र सीखने के लिए बाबा साहब को। आपके पास तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट है। व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक आज का मेरा जो पर्पस है,
आपके पास जो कल्चरल कैपिटल है, मैंने जो नोटिस किया मूवमेंट में कि हमारा जो ट्रेडिशन है स्टार्टिंग फ्रॉम मास्टर बुद्धा टू मान्यवर कांसीराम साहब, इट्स ऑल बेस्ड ऑन लाइक विजडम। आप अगर उनका मूवमेंट देखें तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज को लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं मास्टर बुद्धा से मान्यवर कांसीराम साहब तक, और वही सेम जर्नी में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके पास जो वेल्थ है, आपका वेल्थ जो है वो आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, है ना, लेकिन हमारा जो एंसेस्टर का जो वेल्थ है वो उनका विजडम है, वो उनका स्ट्रगल है, उनका लेगेसी है, जिसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना बहुत एसेंशियल है, राइट। सो Ambedkar shouldn't become a tradition, it should become a culture and everyone should cultivate Ambedkar at their home। हमें बाबा साहब को कल्टीवेट करना है, ना कि हमारे पेरेंट्स उनको मानते हैं इसीलिए उनको आगे लेके नहीं जाना है। तो इट्स बिन ईयर लाइक 1 साल हो रहे हैं, मैं BAWS बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस करके एक वेबसाइट है, उनके साथ मैं जुड़ी हूँ और उनके साथ मैंने अपना रीडिंग जो हैबिट है वो स्टार्ट किया। एज आई मेंशन, व्हेन आई वाज इन नागपुर there were so many libraries, where you can sit, you can study, but उड़ीसा में मेरे आसपास में एक भी लाइब्रेरीज नहीं है। तो पढ़ने का एक कल्चर ही नहीं है, इवन बैठने का कल्चर भी नहीं है हम लोगों में। तो अभी अभी मैंने 1 साल हुआ है बाबा साहब को पढ़ने के लिए मैंने कोशिश किया। मुझे हमेशा से लगता है ये जो विचारधारा है इसको हमें किसी से उधार में नहीं लेना है। यू शुड लाइक हमें खुद से बाबा साहब को डिस्कवर करना है। जो भी एंटी कास्ट मूवमेंट है हमें खुद से उसको डिस्कवर करके आगे लेके जाना है, ना कि मतलब हमें मिल गया है तो उसे अडॉप्ट करना है। एंड दैट इज द बेसिक लाइक tenets of Buddhism as well, where you study about Kalam Sutra and all. So as I mentioned कि मैं 1 साल से BAWS पढ़ रही हूँ, और पढ़ने के बाद जो भी मेरे मन में मेंटल रिवोल्यूशंस आया उसको मैं थोड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी आपके सामने। तो BA स्ट्रगल करके, इतना एफर्ट पुट करके, दो ही हेल्थ वाज नॉट सो गुड बाय द टाइम, वो रात दिन लिख रहे हैं और वो क्वेश्चन करके क्या हमने बाबा साहब का जो लिखा हुआ चीज है कितना दूर तक पढ़ा है, उनका एक भी बुक आज तक हमारे लाइफ में कंप्लीट किया है क्या। मे बी दिस इज नॉट द राइट स्पेस टू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज आप सब लोगों ने बाबा साहब को बहुत बचपन से बाबा साहब के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन जो उनके जो ट्रेजरी है, जो वेल्थ है, क्या उसको हम कितने दूर तक उनके लेगेसी को लेके गए। बुद्धा एंड हिज धम्मा जो प्रीफेस है उसको पब्लिश करने के लिए दिया। सो वाइल बाबा साहब वाज ऑन डेथ बेड, जब वो मतलब डेथ बेड में है, तभी भी वो समाज के लिए सिर्फ सोच नहीं रहे हैं बल्कि काम भी कर रहे हैं। ये जो विचार है और कार्य की बात हम कर रहे हैं ना, तो बाबा साहब डेथ के बेड में रह के भी समाज को कैसे आगे लेके जा सके उनके लिए वो सोच रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। और वो बुद्धा एंड हिज धम्मा प्रिंट करने के लिए बाबा साहब के पास 20,000 रुपीज नहीं था ताकि वो उसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो आज जो हमारे पास जो लेगेसी है, आपके पास अगर जो 22 वॉल्यूम्स आप देखते हैं, ये हमारे पास एक ग्रेट बैटल के बाद आया है, बहुत बड़ा बैटल के बाद। वेयर यू पीपल आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो 1982 में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चला बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस को पब्लिश करने के लिए, यू मे बी अवेयर ऑफ इट, है ना। सो बेसिकली क्या है कि मुझे लगता है कि एक्चुअल ट्रू सेंस में अगर कुछ पेबैक हो सकता है बाबा साहब को हमारे तरफ से, तो ये है कि उनका जो काम अभी भी जो अनपब्लिश्ड राइटिंग है बाबा साहब के, उसको हमें आगे कैसे रिवाइव करना है। जो न्यू जनरेशन है, इट इज अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपन देम कि वो जो बाबा साहब का लेफ्ट राइटिंग्स जो है उसको आगे रिवाइव करके कैसे लेके जाए। His life is a wonderful example of service, compassion, and purposeful leadership. Please welcome the coordinator of the Students Care Association Nagpur, Mr. Nitin Gajbie, with a huge round of applause. अभी जैसा इन्होंने बताया था कि मेरे भी स्टार्टिंग में जब नौकरी लगी तो मैं 11 साल ओडिशा में रहा। 96 से लेकर 2007 तक मैं ओडिशा में था, और 98 से लेकर 98 से मेरा सोशल एक्टिविटी का काम शुरू हो गया। तो जूली जिस गांव में रहती है उसके गांव से 12 किलोमीटर दूर तक मैं गया हूँ, कोकसरा ब्लॉक में। ओके, बस कोकसरा ब्लॉक, वहां पर हमारे सुभाष निहाल जो वहां पर डिविजनल पर्सनल रिलेशन ऑफिसर थे, वो तितलागढ़ में मेरे साथ में थे, तो उनके साथ में मिलके हम लोग कई काम किए। वहां पर हम लोग बामसेब, धम्मा,
सोशल एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर में बहुत काम किया वहाँ पर। और हम लोग तो प्रमोशन 98 में मिलने लगे, लेकिन प्रमोशन रिफ्यूज कर दिया था कि मुझे फुल टाइम मिलना चाहिए करके। तो हम लोग ऐसे करते थे, बामसेप के कार्यकर्ता के हिसाब से ड्यूटी खत्म हो गया, ये गांव दूसरे गांव तीसरे गांव से घूमते थे, और सैटरडे संडे जब मिलता था तो जिले में जाते थे। हम 9 जिले में मैं वहाँ पर काम करता था वहाँ पर। तो उसी टाइम में जो आप नागलोक जो अभी बता रहे थे, तो नागलोक के पहले जो स्टूडेंट्स 99 में आए थे नागलोक के लिए, तो मेरे रूम तितलागढ़ में मेरे घर से इंटरव्यू हुआ था। ब्रह्मचारी विवेक रत्न, ब्रह्मचारी पद्मवीर मेरे यहाँ पर आए थे और वहां से हुआ था। और जो विवेक रत्न सॉरी मैत्री रत्न और रत्न कुमार वगैरह, ये मेरे यहाँ से ही मेरे रूम से इनका इंटरव्यू हुआ था। तो ये अच्छी बात है कि उड़ीसा में जो बदलाव हुआ है, तो ये एक एग्जाम है जुली जो कलिंगा मैत्री ट्रस्ट हुआ है, तो वो सभी उसका मैं सभी विटनेस हूँ। जितने भी 155 स्टूडेंट धम्मशिखा कोर्स नागलोक में गए, वो मेरे मतलब मैं भी उसका साक्षी हूँ। तो वहाँ पर धम्मशिखा कोर्स के लिए आते थे। और अभी मुझे लगा 19 या 20 का कुछ बैच चल रही है। अभी इस साल जो आया है वो 22 का बैच चल रहा है धम्मशिखा वाला। ये कंटिन्यू मतलब नागलोक से भी जुड़ा हुआ होने की वजह से और बामसेप का कार्यकर्ता होने की वजह से वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इन उड़ीसा के लोगों के साथ में काम करने को मिला। तो आज अच्छा लगा, जूली के माध्यम से मुझे वो सब पूरी मेमोरी फिर से रिवाइव हो गई। हाँ, मतलब कहाँ बरगढ़, कहाँ संबलपुर, कहाँ नवरंगपुर, कहाँ भवानीपटना, कहाँ पर केसिंगा, कहाँ पर लांजीगढ़, मुरीबल, रायगढ़, लक्ष्मीपुर, नवापड़ा, सोनपुर, सभी मतलब बारपाली वगैरह सब जगह पर घुमा हूँ, सब जगह काम किया हूँ। और उसी की वजह से एक अच्छा मतलब वहाँ पर KMT के जो स्थापन हुआ उसके माध्यम से जो स्टूडेंट तैयार हुए, तो उसी वहाँ पर जो मतलब आप बता रहे हो, मतलब तितलागढ़ में मैं जब था, हम लोग स्टूडेंट को कैसा मदद करते थे। हम लोग 25 लोग 20-20 रुपया कलेक्शन करते थे, मतलब 25 रुपया 20-20 रुपया कलेक्शन करते थे। और 2000 से मतलब 2000 से लेकर 2006 तक सीताराम कुंभार जो मुरीबल का लड़का था, JNU में पढ़ रहा था, तो उसको MA MPhil और PhD कर 6 साल के लिए हम लोग हर महीने 500 रुपये देते थे। 25 लोग 20-20 रुपया कलेक्शन करके देते थे। तो वहाँ पर शुरुआत यानी पेबैक की शुरुआत वहाँ पर हुए थे। फिर हम लोग 2007 में नागपुर आने के बाद में फिर वो वहाँ पर जो बात हुए थे, तो उसी का बात फिर नागपुर आने के बाद में हम लोग इस पर चिंतन किए और फिर हमारे कुछ साथी मिलते गए। और 2010 अभी मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता हूँ, तो 2007 में नागपुर आने के बाद में वो जो बामसेप की माननीय कांशीराम साहब के वजह से बाबा साहब के जो विचारधारा मेन पे बैक टू द सोसाइटी जो कॉन्सेप्ट था कि मैं पढ़े लिखे लोगों, मेरा कर्तव्य है कि मैं भी अपने समाज को पे बैक करूं, ये जो भावना है माननीय कांशीराम जी ने हमारे बीच में डाली थी, उसको हम लोग सोच रहे कि भाई किस प्रकार उसको प्रैक्टिकल लुक में लिया जाए। और उसी में तितलागढ़ चंद्रपुर बल्लारशाह, मैं बल्लारशाह में 2010 में बल्लारशाह में नौकरी में था। तो उस टाइम में अतुल मुड़गरी करके एक लड़का था जो 1200 रुपया मेस का पैसा, मतलब पूना में वो बीटेक कर रहा था और बीटेक में कर रहा था, तो उसको 1100 रुपये मेस का पैसा नहीं करके वो पूना से छोड़ के वापस आ गया था। और चंद्रपुर में हमारे साथी निमाने सर, जिनका कल लेक्चर हुआ तुळजापुर में, वहां पर उनसे चंद्रपुर में मुलाकात हुई थी और वहां पर पता चला कि 1100 रुपये वापस आया। तो उन्होंने फिर उस बात पे हमारे बारे में चर्चा की है और हम बोले कि भाई ये लड़के तुम वापस चले जाओ, 1100 रुपये के लिए अपना छोड़ो बस। और वहां पर हम 7 लोगों ने मिलकर 1100 रुपये जमा किए और उस लड़के को वापस भेज दिया। और शुरुआत वही 2010 से जो फिर वो चीज हुई कि हम क्या करें, क्या नाम रखे जाए, तो हम सोचे कि स्टूडेंट के लिए काम करें तो स्टूडेंट केयर एसोसिएशन रखा जाए। तो स्टूडेंट केयर एसोसिएशन 2010 में हम शुरू किए थे। और पहला हम लोग एक्चुअली 2 प्रकार के काम करते हैं, जो स्कैन जो काम करता है 2 प्रकार के। एक है स्टूडेंट एडॉप्शन, जो गरीब स्टूडेंट है लेकिन होशियार है, ऐसे स्टूडेंट को डायरेक्टली हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं यानी उसको एडॉप्शन करते हैं। दूसरा है जो 2012-13 से हम लोग लाइब्रेरी क्लासेस, तो 12 में मतलब 11 में पाचपौली में जो बारसे नगर में बाबा साहब अम्बेडकर अब्बास सीखा था, वहां पर हम पेपर लेने का काम करते थे।
तभी 2011 में हमारे लिबर्टी के साथ में संपर्क में आ गए और लिबर्टी के जो क्लासेस चल रहे थे तो पाचपौली में हम बैंक का क्लासेस लेते रहे थे और नागसेन विद्यालय में लिबर्टी क्लासेस लेते थे। फिर हम लोग लिबर्टी क्लासेस के साथ में स्कैन ने उनके क्लासेस को मर्ज कर दिया और हम लोग इंडिपेंडेंटली फिर लाइब्रेरी की तरफ में मूव हो गए 2013 से। तो 2013 से 14 अप्रैल 2013 में पहली लाइब्रेरी सम्राट अशोक अभ्यासिका नागपुर में शुरू किया। तो हमारे पास में जो अपने महापुरुषों की वजह से जो रिसोर्सेज मिला है उस रिसोर्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करें और टीम के साथ में मिलकर काम करेंगे। इसी भावनाओं के साथ में मैं अपने बहुतों को यही विनम्र करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। लिबर्टी फाउंडेशन का एक कोऑर्डिनेटर हूं और स्टूडेंट भी रहा हूं लिबर्टी क्लासेस का। मैं एक प्रोडक्ट हूं लिबर्टी क्लासेस का। मैं 2012 में लिबर्टी क्लासेस को एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था। मैंने स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करी, उसके बाद मुझे वहां से नौकरी लगी और मैं एक पहला विद्यार्थी हूं लिबर्टी फाउंडेशन का जो एक गेजेटेड ऑफिसर बना है 22 साल की एज में। और मैं छत्तीसगढ़ में एज अ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं। तो ये जो मिशन फुले अंबेडकर का मिशन जो है पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से लिबर्टी फाउंडेशन ने उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जो कि गरीब बच्चों को, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन को, वो फ्री में अवेलेबल करा के दिया है। हम उसके एक लाभार्थी हैं। लिबर्टी क्लासेस जैसा आप सभी लोग जानते हैं 2011 से स्टार्ट हुआ है, जिसका बेसिकली मिशन जो है सोशली एजुकेशनल मूवमेंट और हमारे बच्चों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए और हमारे जो महापुरुष है उसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान देने का काम करती है क्लासेस के माध्यम से। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अंग है क्लासेस में। जैसे मैं आज आप लोग सबके सामने बात कर पा रहा हूँ, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की मतलब एक प्रोडक्ट है। और मैं इस प्रोग्राम में सर ने मुझे और अखिलेश सर हम इस प्रोग्राम के लिए आए हैं नागपुर से, तो सर ने कहा कि मैं बिजी होने की वजह से आप चले जाइए। तो एक तो ये कंपटीशन का एक पहलू है। उसी के बाद आफ्टर रिसर्च, थोड़ा रिसर्च करने के बाद हम ये देखते हैं कि विदेशों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उस अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए लिबर्टी क्लासेस ने 2017 में जापानीज लैंग्वेज, जो जापानीज भाषा जो है, जापान जैसे देशों में जापानीज भाषा का रिक्वायरमेंट होता है, तो उन्होंने जापानीज क्लासेस चालू करी। और उसी के माध्यम से आप देखते हैं नागपुर में आज बहुत सारे लोग जापानीज क्लासेस पढ़ाने लगे हैं। उसी में से मुझे आज जैसे पता चला कि स्कैन जो है वो भी जापानीज क्लासेस चलाती है, मुझे ये नहीं पता था। तो ये एक मूवमेंट का हिस्सा है। जापानीज क्लासेस का इतना प्रसार हुआ है नागपुर में कि बहुत सारे उसके अलग अलग लोगों ने ब्रांचेस ओपन किए हैं। और ये इसका पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज खूब ज्यादा है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर ओल्ड एज जो है, जो बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां पे यंग लोग जो है, वर्क फोर्स जो है, उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो दे बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ यंग पीपल इन वेरियस डायमेंशन। कोई आईटी में चाहिए उनको, कोई लेबर में चाहिए, कोई नर्सिंग में चाहिए, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में चाहिए। तो बेसिकली वो नीड कहां से पूरी करते हैं? वो वर्ल्ड के मार्केट से अपनी नीड पूरी करते हैं। तो बेसिकली उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत बेसिक है कि उनको जापानीज भाषा बोलने वाले लोग चाहिए। तो जापानीज भाषा बोलने वाले लोग उनको चाहिए रहता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, जैसे जर्मनी जाएंगे, ठीक है, आप जैसे जा रहे हैं जापान जा रहे हैं, तो वहां की आपको बोल भाषा आनी चाहिए, तभी आप वहां सरवाइव कर पाएंगे। तो उन्होंने इतना प्रसार किया इसका, लोग पढ़े और काफी बच्चे, मैं आंकड़ा आपको क्या बताऊं, आंकड़े ऐसे फिक्स नहीं होते हैं, कि काफी बच्चे जापान में गए हैं। जापानीज कंपनी में जो इंडिया में है, बहुत सारी जापानीज कंपनी इंडिया में है, वहां पे भी वर्क कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग जा रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। बेसिकली अवेयरनेस का ये गेम है, जो जितना ज्यादा अवेयर होगा उस फील्ड में वो उतना ज्यादा एक्सप्लोर करता है, ठीक है।
तो वहां जाने के बहुत सारे तरीके हैं जापान में। जैसे हम हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अपना जापान का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भारत सरकार भी चलाती है जो स्कॉलरशिप से टाइप है। आप फॉरेन में डायरेक्ट पढ़ाई करने के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स डिग्री करने भी जा सकते हैं, बैचलर डिग्री भी करने जा सकते हैं। और जो थोड़े पैसे वाले हैं, जिनका आईटीआर थोड़ा अच्छा है, 10 लाख 15 लाख, वो डायरेक्ट भाषा सीखने के लिए भी जापान जैसी कंट्री में जा सकते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज सीखने के लिए। तो वहां लैंग्वेज सीखने का ये चीज एक एडवांटेज ये रहता है कि जैसे हम मराठियों के बीच या फिर जैसे उड़ीसा में अगर आप जाएंगे तो वहां रहेंगे तो आप वही बोलेंगे, वही सुनेंगे, तो आप जल्दी भाषा सीखते हैं क्योंकि आप कल्चर में हैं उनके वाले, रह के आप सीखते हैं। तो सेम अगर आप जापान में जाके लैंग्वेज सीखते हैं तो आप उसको जल्दी सीख पाते हैं। और एक थोड़ा एक रहता है हमारे लोगों में कि हमारे फाइनेंशियल बैकिंग उतनी नहीं है, हम वहां कैसे सर्वाइव करेंगे, तो हम पार्ट टाइम जॉब करके भी हम वहां की फीस पेड कर सकते हैं और अपना खर्चा भी चला सकते हैं। तो हम जाते हैं स्टूडेंट वीजा के तौर पे, लेकिन हम पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर सकते हैं वहां पे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। नर्सिंग में भी आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और उसी के ध्यान में रखते हुए और लिबर्टी जो है वेरियस जो लैंग्वेजेस है लाइक चाइनीज, जर्मन, इसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि हम कैसे ये वाली भाषा के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी काफी सारी जॉब्स हैं। ठीक है, तो इतना ही मुझे बात करना था। अभी मैं बोलूं या ना बोलूं, ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन नहीं बोलूं तो हमारा दुश्मन हमसे बहुत सारी चीजें छीन लेगा। अगर बोलूं तो अपने ही लोग, अगर मैं ज्यादा बोलूं तो टमाटर है, किसी के पास नहीं है तो मैं थोड़ा बोलता हूं, क्योंकि वो बात करो पैदा, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, क्योंकि बोलना जरूरी है। तो पर्सनालिटी में बोलना ये एक चीज है। हम बहुत कुछ बोलना चाहते थे आज, लेकिन हम इंस्टेंटली, ये पर्सनालिटी का एक भाग है इंस्टेंट स्पीच टेक्निक। तो यहां पर मैं नहीं बोलूंगा अभी, कोई 3 स्टूडेंट्स है यहां पर, 3 स्टूडेंट्स, कैन आई वॉलंटियर ऑल द 3 स्टूडेंट्स टू, एनी 3 स्टूडेंट्स टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। जय भीम सर्वांना. माझं नाव तनिष्का हेमंत कुमार तामगडे आहे आणि मी 12th क्लासमध्ये आहे. सो माय टॉपिक इज, जर आपले महाफुलके नसते तर काय आज आपण इथे असतो. माझ्या हिशोबाने बिलकुल नाही, आणि आय थिंक हे सगळेच ॲग्री करतात की नाही. बिकॉज त्या टाइमला जी आपल्या लोकांची परिस्थिती होती त्याच्यामध्ये कोणीच एवढे डेअरिंग नव्हते की ते आवाज उठवू शकतील. आणि फक्त एवढेच काही लोक आले, एवढे महान लोक आले ज्यांनी आपल्या फ्युचरसाठी, त्यांचा फ्युचरसाठी, समाजासाठी आवाज उठवले. सो आणि आय एम व्हेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम हु फॉट फॉर अस, हु फॉट फॉर आवर फ्यूचर, फॉर देयर फ्यूचर, फॉर इंडियाज फ्यूचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था. एंड सो दिस इज व्हाट इट इज. नहीं होते हम आज यहाँ अगर वो महान लोग नहीं होते जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई. थैंक यू. Jai Bhim everyone. My name is Siddhant Santosh Gopnarayan. And of course, if there were no freedom fighters, we couldn't live. They didn't eat bread so that we can get it. So of course, freedom fighters are very important. They faced all the discrimination from around all the corner from the world so that we can't face this. So of course, it's a very obvious question. If अगर महापुरुष नहीं होते तो आज हम नहीं होते. Thank you. Hello everyone, my name is Takshil Hemant Kumar Tamgade and I am studying in class 10. जर आपले महापुरके नसते आज तर ऑब्विसली आपण लोक इकडे नसतो. आज मी सौदीमध्ये शिकू शकत
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. कारण की त्यांनीच खूप मेहनत केली, त्यांनी सगळं डिस्क्रिमिनेशन फेस केलं, त्यांनी सगळं स्टडी केली सगळ्या बाबतीत आणि रिसर्च केली. बिकॉज ऑफ दॅट आपल्या लोकांना सगळ्यांना इकडे एवढ्या पदावर यायचा हे भेटला, चान्स भेटला. तर दॅट्स ऑल. थँक्यू. मेरा नाम तनिषा है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. अगर फ्रीडम फाइटर्स नहीं होते तो हमें कुछ राइट्स नहीं मिलते, और जो भी एजुकेशन जो हमें अभी मिल रहा है वो सब उनके वजह से मिल रहा है. तो वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल टू देम. थैंक यू. हमें बात करना है, बोलना है, तो कितना बोलना है. देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक एक भाग है. अगर हमें बोलना है तो हम जरूर ध्यान रखें कि कितना बोलना है, क्या बोलना है कि नहीं बोलना है, यह भी समझना चाहिए. यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक भाग है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा वास्ट है, लेकिन मैं क्विकली इंस्टेंट टॉपिक अगर बोलना है, इंस्टेंट टॉपिक हमें इंटरव्यू में काम आते हैं. इंटरव्यू में हमें काम आते हैं क्योंकि इंटरव्यू देते हैं तो हमें क्या बोलना है वो 1 मिनट क्या 2 सेकंड में बताना पड़ता है. दूसरा और कहा, पब्लिक में, बस स्टैंड में, पब्लिक में, कहीं पर भी. और इवन जब आप बड़े हो जाते हैं, लड़के लोग, जब शादी होती है ना, शादी का एंगेजमेंट होता है, तो लड़का लड़की बोलती है ना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं होता है. बराबर है. 1 मिनट में ही हमें, मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंटली बोलना है, हमें बोलना है कि नहीं बोलना है, कितना बोलना है, और बहुत सोच के समझ के बोलना है. तो ये है 3 स्टेप. ये जो है 5 स्टेप का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए. मैं हमेशा बोलता हूं कि बोलने के पहले सबसे पहले सुनना है. हमने दूसरों के टॉपिक, सवाल क्या है वो सुनना है. सिर्फ पढ़ बोलते नहीं जाना है, पॉज लेना है, रुकना है. पॉज. हम जो बोल रहे हैं क्या सही में वही चीज बोलना है जो बोल रहे हैं, कंफर्म करना है, बाद में उसको बोलना है, और फिर अच्छे से कंक्लूड भी करना है. ऐसा ही नहीं कि बस आए और चले गए. नो, उसको अच्छे से कंक्लूड भी करना है. अभी ये होगा स्टेप्स. अभी क्विकली मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा. अगर उत्तर देना है, आंसर देना है, तो हमने क्विकली क्या करना चाहिए. बेटा लास्ट वाला 4 स्ट्रेटेजी. तो 4 स्ट्रेटेजी है. अगर हमें उत्तर देना है तो पहली स्ट्रेटेजी यह है, अपना ओपिनियन दे सकते हैं हम लोग. क्या बारिश में हमने घूमना चाहिए, अपना ओपिनियन दे सकते हैं. एड्रेस द कॉज एंड इफेक्ट. अगर मैं आज पढ़ाई ना करूं तो क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट. ये दूसरा एक स्ट्रेटेजी हो सकता है. तीसरा होता है कि ब्रेक द टॉपिक इनटू स्मॉल सेगमेंट्स. अगर आपको किसी ने बोला, अगर मैं किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बनूं तो मैं क्या करूंगा समाज के लिए, तो उसमें टॉपिक को स्प्लिट करना है. पहला है कि प्राइम मिनिस्टर, फिर समाज, और फिर क्या करना है. तो इसमें हम क्विकली हम स्प्लिट कर सकते हैं. ये तीसरी स्ट्रेटेजी है. और चौथी स्ट्रेटेजी है, ऑर्गेनाइज योर आंसर इन द स्टाइल ऑफ अ टाइमलाइन. कई साल पहले मेरे दादाजी रहते थे, वहां से स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा इजी बन जाता है टॉपिक. तो ऐसा टाइमलाइन करना है. बस ये 2 ही स्लाइड में बताऊंगा. मेरी 10-15 स्लाइड्स थी, लेकिन आशा करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी बात अच्छी लगी होंगी. आपको जरूर कुछ सीखने को समझ मिला होगा. फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आना, AIM एंड साविका जी का. और मैं हमेशा बोलता हूं, क्या बोलता हूं, वो बात करो पैदा, वो बात करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में. सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान. सर, आपल्याकडे टोटल 12 ते 13 स्पीकर होते आज, आणि सगळे इंटेलेक्च्युअल आपल्या आपल्या एरियामध्ये ते काम करत आहेत, ग्राउंड लेवलवर काम करत आहेत. थोडक्यात मला 2 गोष्टी सांगायच्या होत्या.
ही साविका जेव्हा आपण सुरू केली सौदी अरेबियाला 2014 मध्ये आणि पहिला प्रोग्राम आपला 2016 मध्ये नागपूरमध्ये झाला, त्यावेळेस AIMचे जे फाउंडर आहेत राजू कांबळे सर, ते आपल्यात नाही आहेत, तर तो 2016 पासून आपला जो प्रवास आहे आज 12 वर्ष झाले तो प्रोग्राम सतत चालू आहे. आणि त्या प्रोग्राम करतानाच आपण जेव्हा सौदी अरेबियाला होतो तर आपण जशी कतारची टीम आहे, उत्तम वैद्य सरांची टीम आहे किंवा बाहेरींची टीम आहे, यांच्याबरोबर जुळत गेलो. आणि त्याच वेळेस आपण जेव्हा प्रोग्राम घेतले 2016 पासून प्रत्येक वेळेस आपण नवीन नवीन संघटनांशी जॉईन केलं आणि त्याच्यामध्ये आपण कोलॅबरेटिव्ह वर्क म्हणजे एक संघटनेचा दुसऱ्या संघटनेची कसा आपल्याला मदत घेता येईल आणि कसं करता येईल, याच्यामध्ये मुख्य उद्देश आहे की आपले जेवढे काही साविकाचे मेंबर आहे ते सौदी अरेबिया आणि बाकी बाहेरच्या देशामध्ये काम करत असल्यामुळे त्यांना ग्राउंड वर्क करणं पॉसिबल नाही आहे. त्याच्यामुळे आपण असा उद्योग सुरू केला की जे लोक ग्राउंडवर काम करत आहे, लिबर्टी असो किंवा आणि बाकी जेवढे संघटना आहेत ते ग्राउंडवर काम करत, त्यांच्यावर आपण जुळत गेलो. आणि आज आपण मागच्या वर्षी आपण ठरवलं होतं जेव्हा नागपूरला प्रोग्राम झाला होता तेव्हा आनाचा प्रोग्राम वेगळा झाला होता आणि आपला प्रोग्राम वेगळा झाला होता. त्याच्या वेळेस आपण ठरवलं होतं की आना आणि आपण कोलॅबरेशन करायचं आणि यावर्षी आपण ते सक्सेसफुल केलं. आणि त्याचबरोबर आपण AIM जसे AIM कतार आहे किंवा बाकीचे AIM आहे त्यांना सुद्धा जुळलो आहे आपण. आणि मला खूप प्राऊड फील होतं की आपण हा प्रोग्राम सक्सेसफुल करून दाखवला. जसं प्रवीण पाटील सरांनी सांगितलं की या इथले जे मूळ इथले लोकल आपले मदतगार होते त्या लोकांनी खूप मेहनत केली. मूल निवासी या भंडाराचे मूल निवासी. आता तुम्ही जर बघाल हा हॉल आम्ही काल ज्या परिस्थितीत आलो होतो तिथे, तर त्या परिस्थितीत जो हॉल होता आणि आजचा जो हॉल आहे याच्यामध्ये जमीन असण्याचा फरक आहे. तुमचं LED स्क्रीन म्हणा किंवा साऊंड सिस्टीम म्हणा आणि आपल्या आवाज इंडिया ज्यांनी आपल्याला पूर्णपणे आपल्या प्रोग्रामची पूर्ण त्यांनी रेकॉर्डिंग केलेलं आहे, आपल्याला मदत केलेली आहे. आणि ते आपल्या जे काही आपण प्रोग्राम केला त्याला ते स्प्रेड करणार आहे आणि आपण पण स्प्रेड करणार आहे. जसे आपल्याकडे 2 मीडियाचे लोक आलेले आहेत, म्हणजे एक आवाज इंडियाचे आले आणि दुसरे आपले राजस्थानवरून पण मुकनाईकचे आलेत. तर हे आपलं जे काम आहे ते स्प्रेड करणार आहे. तर आपण आता जे प्रेम बिराडे आले ते आपलंच काम करत आहेत किंवा सूरज निर्मले सर, नंतर नरोत्तम नोरोली, नंतर राजू केंद्रेजी, नंतर डॉक्टर अनिल डोंगरे सर, त्यांनी पण खूप चांगला आपल्याला इन्साइट दिलं. आता मी ज्यांनी काय काय बोलले आपण ऐकलेलंच आहे, आता त्याच्याबद्दल खोलात जाऊन फायदा नाही आहे. दीपक कदम सर जे आपल्याशी म्हणजे जवळजवळ 7 ते 8 वर्ष झाले आपल्याबरोबर जुळलेले आहेत. डॉक्टर उल्हास चंदेलकर सर ते आपल्याबरोबर 3 वर्षापासून जुळलेले आहेत. अनुप कुमार सर ते तर ग्राउंडवर आपण बघितलं किती मोठा कॅम्पस उभा होतोय. नंतर जुली आंबेडकर, दिस इज अ न्यू ॲडिशन. आम्हाला म्हणजे मला पहिल्यांदा असं खूप कौतुक वाटलं त्या पोरीचं. ती एकदम ओरिसामधून एकदम अशा रिमोट प्लेसमधून येऊन तिने आंबेडकर जाऊन डेव्हलप केलं आणि स्वतःचं नाव सुद्धा तिने आंबेडकर चेंज करून घेतलं. तर खूप कौतुक आहे त्या पोरीचं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जे ऑडियन्स आहे त्यांनी सपोर्ट केला. आणि आपली बुद्धांच्या बरोबरची एक आपल्याला कहाणी माहीत आहे. आता जेवढी आपल्याकडे लोक शिल्लक उरलेले आहेत दे आर द रिअल लीडर्स, ते आपलं पुढे काम करणार आहे. एवढं बोलून मी माझे 2 काय म्हणतात आभार प्रदर्शनाचं कार्य संपवतो.